नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आम जनता की आवाज़, आपकी आवाज़ न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दानापुर के विधायक श्री रीतलाल यादव जी। रीतलाल यादव जी, आपकी आवाज़ न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब से आप विधायक बने हैं, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं और उस पर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें अभी जैसे 5 दिन पहले दानापुर में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें सरकारी पदाधिकारियों के रवैये से आप काफ़ी असंतुष्ट दिखे। तो क्या कुछ इसमें परेशानी आ रही है जनता का विकास कार्यों को करने में? क्या कहीं सरकारी पदाधिकारियों के रवैये से आपको कोई परेशानी आ रही है, महसूस हो रही है? वर्षों बाद जनता के सौभाग्य प्राप्त होने के कुछ दिन के बाद जब हमको मौका मिला पहली बार दानापुर प्रखंड कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, सर्वसम्मति से जितने भी प्रतिनिधिगण थे, अधिकारी थे, सारे लोगों के माध्यम से उसका एक लेटर हमें भी मिला था। लेटर में जो समय दिया हुआ था, समय के अनुसार हमने पहुंचने का काम किया, लेकिन जब मीटिंग हॉल में हम लोग पहुंचे तो काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिला और ऐसा महसूस हुआ कि आज के समय में जो हमारे पंचायत से संबंधित प्रतिनिधि लोग हैं या विधानसभा से संबंधित प्रतिनिधि लोग जो हैं या लोकसभा से संबंधित प्रतिनिधि लोग जो हैं, उनके मान सम्मान में 20 साल से ठेस पहुंचाने का काम अधिकारी लोगों के द्वारा किया गया। हमने जब सभा कक्ष में पहुंचा तो देखा कि चाहे जिस तरह का प्रतिनिधि लोग हो, यही देखने के लिए मिला कि प्लास्टिक के कुर्सी पर उनको बैठाया गया और भेड़ बकरी की जगह, ये भी नहीं कि उनको एक सीमित जगह दे दिया गया कि आप यहाँ बैठिए, भेड़ बकरी की तरह बैठाया गया। आप आए तो कहिए कुर्सी उधर खसकाइए, कोई और आए तो उनको बोले कि आप इधर खसकिए। हमको तो यही समझ में आया कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया गया और वो आरक्षण के द्वारा जो आरक्षित जगह से जो चुन करके महिलाएं आई या दबे कुचले लोग जो आए, उनके साथ जो भेदभाव किया गया वहाँ पे सर्वनाक था। हम एमपी या विधायक, मुखिया, प्रमुख का इसलिए नाम ले रहे हैं कि हमारा तिरसठीय पंचायत के स्वरूप तो तैयार बहुत पहले हुआ था, लेकिन रूप ले लिया था 2001 में जब मुखिया का चुनाव हुआ था। और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं बात को कि उस वक्त से आज तक का व्यवस्था वही था जो हमको देखने के लिए मिला। उस पे जब गौर करने का मौका हमको मिला तो 12-13 अधिकारी गायब थे, जिनका कोई सूचना नहीं था कि हम इस कार्य से कहाँ गए हैं, किस कारण से आपका मीटिंग में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद और लोगों प्रतिनिधि के माध्यम से गुप्त में पता चला कि जितने भी अधिकारीगण जो भागे हुए हैं, सब पैसा का लेन देन के खरीद बिक्री के फेर में भागे हुए हैं। उनको मीटिंग से आवश्यकता नहीं रहता है,
उनको पैसे की खरीद फरोख्त का काम चलता है, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे आपका मिड डे मील हो, अनेकों तरह का योजना जो सरकार के द्वारा चलाया गया था पहले और आज उसी के रूप में लाया गया है आज और चल भी रही है, उस सारे योजना में बंदरबाट की स्थिति वही था जो आज है। तो ऐसे में मतलब आम जनता को जो सरकार की जो भी योजनाएं बनती है तो उसका लाभ कैसे पहुंच पाएगा? सबसे पहले तो जितने प्रतिनिधिगण हैं उन लोगों को अपने आप में एकजुटता बनाने की आवश्यकता है और जो अधिकारी के मन में है कि हम बॉस हैं, हम जो चाहेंगे ऑफिस में वही होगा, उसको सबसे पहले मिटाने के लिए प्रतिनिधि लोग को एक होना पड़ेगा और तर्क संगत उनसे बात करें, लिखित रूप में योजना ले और लिखित रूप में उनसे कार्य को अमली जमा पहनाने का काम कराने का कोशिश करें। अच्छा रीतलाल जी, अभी दानापुर जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप विधानसभा से विधायक हैं, तो इसके शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ सड़कें की स्थिति बहुत ख़राब है और जल जमाव की समस्या है। और अगर दियारा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग है कि पीपा पुल के जगह एक पक्के पुल का निर्माण कराया जाए। अभी इसी महीने के अंतिम से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, तो क्या आप विधानसभा में दानापुर के जनता के निवासियों की इन मांगों को रखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दानापुर दियारा क्षेत्र का जो पक्का पुल का मांग है वो जायज़ है और आज से नहीं है। जब पीपा पुल अपना अस्तित्व में आया था 1992 में, उस वक्त से लेकर के आज के समय तक जो भी घटना दुर्घटना के विषय में कहा जाए तो दिल दहला देने वाली बात है। एक बाग 10-10 लोग, 12-12 लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के पूरे के पूरे परिवार गंगा जी माता गंगा में समाहित हो चुके हैं। वो भी हृदय विदारक घटना जब देखने को मिलता है, जब जब याद आता है तो आत्मा कांप जाता है। इन सारी बातों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराया है और इसके पहले वाले सत्र में इस मुद्दे पे हमने आवाज़ भी उठाया था विधानसभा में और आश्वासन भी मिला था। हमने पाटलिपुत्रा के जो स्थानीय सांसद हैं माननीय श्री रामकृपाल यादव जी, उनसे भी आग्रह किया है कि हम तो प्रयासरत हैं ही, साथ साथ अब बड़े भाई हैं, छोटे भाई को का जो डेलीगेट है उसमें आप शामिल हो करके इस पीपा पुल को हटा करके पक्का पुल बनाने के लिए प्रयास कीजिए ताकि आपका ताकत भी हमें मिल सके। रही बात परिवार में जल जमाव की स्थिति, रोड तो बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, लेकिन जल जमाव का जो स्थिति है सबसे पहले निदान पाना उससे है। और हमें सबसे बड़ी आश्चर्य होता है जो डीपीआर यहाँ के अधिकारी लोग के द्वारा बनाया गया था, रोड से संबंधित, नाला से संबंधित, किस व्यू से बनाया गया, कहाँ का सोच था उनका? क्या उन लोगों ने जनता से कोई राय नहीं लिया? क्या स्थानीय विधायक, एमपी या प्रतिनिधि से कोई विचार विमर्श नहीं किया? अगर जो नहीं किया है तो सबसे बड़ी भूल है और उसका सारा जवाबदेही अधिकारीगण का है। अगर जो राय लिए होंगे तो जनता भी इसका दोषी है। आप बताइए, रोड जो दानापुर वाला जो बन चुका, इस रोड के दोनों तरफ 70 फीट और 80 फीट का नाला था जो पूरे चंवर का, पूरे विधानसभा का ही नहीं,
बलुआ तक का पानी आता था, जो मनेर क्षेत्र में पड़ता है, सारा का पानी आता था यहाँ से नहर होकर के गंगा मैया में जाता था। और सारे जितने भी हंडल कहा जाए, पुल कहा जाए या नाला कहा जाए, को बंद कर दिया गया। अब बगैर ये सोचे हुए कि अगर जो कल बरसात होगा या तो लोग घर बनाएगा तो उन लोगों का पानी कहाँ जाएगा। जो रास्ता बना हुआ है शुरू से पानी जाने का गंगा मैया में या किसी नाला के तहत रिफाइन करने की जगह, तो फिर कहाँ जाएगा, ये कभी लोगों ने नहीं सोचा। आज उसी का परिणाम है कि दाना विधानसभा जल जमाव से ग्रसित है। अब एक ही बात है कि जल जमाव से निजात पाने के लिए हमने 35-36 करोड़ का ही नहीं 3-4 ड्रेनेज दिया है, 87-88 करोड़ का पूरे रोड के संबंधित योजना भी दिया है। और हमने विधानसभा में भी इस बात को क्वेश्चन उठाएंगे और अपने स्कूटी से भी बात की है नगर निगम से कि आप किसी को भी किसी भी तरह का बिल्डिंग का नक्शा और पास करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें 20 फीट का नाला बनाए, तभी उसका नाला है, तभी उसका नक्शा पास होगा, अन्यथा पास नहीं होगा। वो लोग करते क्या हैं, 30 फीट का नाला है, 40 फीट का नाला है, 50 फीट का नाला है और मात्र 3 फीट 4 फीट का 2 पाइप दे देते हैं। अब आप बताइए, जो 40 फीट का नाला है 3 फीट पानी निकलेगा, 37 फीट पानी तो ऑब्जर्व करेगा। जब पानी का आमद रोज है तो रोज पानी जो आएगा और रोज पानी में से 3 फीट निकलेगा, 37 फीट पानी रोज रुकेगा, तो कहीं ना कहीं अपना तो फैलाव लेगा। तो फैलाव कहाँ लेगा, जो आगे रोड पर हो जिएंगे, अब बाकी जो रोड के पीछे जो घर मकान दुनिया जान जो बनाए हुए हैं वो मरेंगे पानी में डूब करके। अपना बेटी बहू का मान सम्मान लुटाएंगे। जो ठेवने पर पानी में आते जाते हैं, ठेवने पर पानी में साड़ी उठा करके आती जाती है महिला, उस जगह पे मेरी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, सलवार उठा के जाती है। जो पढ़ने जाने वाला जो बच्ची होता है उनके साथ भी वही व्यवहार है। तो जब तक ड्रेनेज नहीं बनेगा, जब तक बिल्डिंग का बायोलॉज है उसमें सिस्टम नहीं लाया जाएगा, कंडीशन नहीं लगाया जाएगा, तब तक इस दुर्घटना से आप निजात पाने की स्थिति में ही हैं। अब बढ़ता ही जाएगा दिन पर दिन। लेकिन जो अभी तक हुआ है इसमें हमने 2 ड्रेनेज दिया है, अब बाकी सब तरह का नाला दिया है। ड्रेनेज ये भी दिया है आरपीएस से भवानी अपार्टमेंट जो है वहाँ से लेकर के आरपीएस मोड़ नीचे जो बेलोड में जाता है, ड्रेनेज बना दे। असियाना के तर्ज पर हाईटेक के पास से ड्रेनेज बना करके ला करके इस तरफ दानापुर रोड को पार करते हुए केशव हॉस्पिटल के पास गिरता है, वहाँ तक ड्रेनेज बना दे। असियाना के तर्ज पर कुछ हद तक निजात मिलेगा, बाकी इसी तरह से कारोबार चलते रहेगा, धीरे धीरे निजात पा लेगा। हमने बहुत दिनों से प्रयास किया था कि जो कोरोना काल से संबंधित जितने भी कारोबारधारी हैं वो तो प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, उनके अभिभावक लोग भी काफ़ी परेशान थे। और हम लोगों के माध्यम से या अपने माध्यम से काफ़ी उन्होंने प्रयास किया कि जो फ़ी है ट्यूशन फीस वो लीजिए हमसे, लेकिन ट्रेवल का जो फीस है वो माफ़ कर दीजिए, आपको स्ट्रक्चर का फीस है वो जो हमको माफ़ कर दीजिए। लेकिन एक नहीं सुना गया। इसी के एवज में हमने कमेटी बनाया और कमेटी के सहयोग से हम लोग हाई कोर्ट में रीट फाइल किए और रीट का नतीजा है कि आज 5-6 दिन पहले हमारे हाई कोर्ट 15% जो फीस देना है उसमें रिबेट करने के लिए बिहार सरकार को आदेश भी दिया है। इसका प्रति हमने डीएम को भी दे दिए हैं और आगे की कार्रवाई करने के लिए डीएम हमें आश्वासन भी दिया है कि ठीक है, इस विषय पर हम बात कर लेते हैं और आप लोग का जो मांग है उसमें हम ज़रूर कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन करने का काम करेंगे।
जी, अभी विधानसभा सत्र इसी माह के अंतिम से फिर से दोबारा शुरू होने जा रहा है और कल ही आपके नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी कि पिछली बार जो विधायकों के साथ जो घटना हुई थी उस पर क्या कार्रवाई की गई बताया जाए। उनका यह भी कहना है कि विधायक जो है अपने आप को विधानमंडल विधानसभा जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? इसका जवाब विधानसभा में देंगे, मौका मिलेगा तो आइएगा।